वेलकम बैक गाइस। एंड अपन लोग जो कर रहे थे पिछले वीडियो में, अपन ने चैप्टर 3 के अंदर फाइनेंस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किया था कि फाइनेंस स्ट्रैटेजी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर आपको देखना पड़ता है, ये अपन ने देखा था। अब जो अपन आगे करने जा रहे हैं, अपन ये देखेंगे कि फाइनेंस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। यानी जब आप फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने बैठते हो तो आपको कौन कौन से चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, किन किन एस्पेक्ट्स को देखना होगा, क्या क्या आपको चाहिए, तो ये अपन अभी करेंगे। दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। तो आप जानते हैं कि फाइनेंस स्ट्रैटेजी की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू आवर मनी फ्लो, कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मनी फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो वो अपन किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये मेनली आपकी फाइनेंस स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें फाइनेंस स्ट्रैटेजी के अंदर ही आपका मनी फ्लो जो है पूरा रेगुलेट होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंस स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही ये सब्जेक्ट है, जो एसएम से पहले वाला पोर्शन है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सारा का सारा फाइनेंस से ही रिलेटेड है। उसके अंदर जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग या फिर आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स या डिविडेंड डिसीशंस, ये सब जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है, वो सारा का सारा आपको फाइनेंस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में मदद करता है। कैसे करता है वो अपन देखेंगे अभी। So, strategic financial management, or the SFM, strategic financial management is concerned with the development of a finance strategy by identification of some of the key strategic alternatives which are capable of maximizing the entity's net present value by allocation of scarce capital resources amongst the competing opportunities. It is concerned with taking these three key financial decisions. तो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम होता है कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी एंटिटी की, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि करंटली आपकी एंटिटी कहाँ पर खड़ी है, कितना उसके पास नेट वर्थ है। किसी भी एंटिटी की जो वैल्यू है वो उसकी नेट वर्थ से पता लगा जा सकती है। जैसे कि नेट वर्थ का मतलब होता है कि जो उनके ओनर्स हैं उनके कितने फंड्स इस एंटिटी के अंदर हैं। जब हम ओनर के फंड्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उनका इन्वेस्टेड कैपिटल इसमें नहीं आएगा, उसके साथ ही जो उनका अब तक का रिटेन्ड प्रॉफिट है, अब तक वो जितना प्रॉफिट कमा चुके हैं वो भी इसमें एडेड होगा। सो हम नेट वर्थ की बात कर रहे हैं, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यानी अगर आज के दिन में अगर हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी होगी। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कह रहे हैं और आप उसकी बैलेंस शीट उठाकर अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में आपको बुक वैल्यूज़ मिलती हैं। ओके, बुक वैल्यूज़ आर डिफरेंट देन प्रेजेंट वैल्यूज़। प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करा होगा। ओके, और जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू की, तो हमें उनकी नेट वर्थ पता होनी चाहिए। नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करी जाती है? जिसमें आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं, तो जो भी बच जाता है दैट इज़ नोन एज द नेट वर्थ। और अगर हमें प्रेजेंट टाइम्स में नेट वर्थ चाहिए तो सब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें और फिर टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें एट प्रेजेंट वैल्यूज़, तो आपको प्रेजेंट नेटवर्थ उनकी मिल जाएगी या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलने के बाद जो हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें इन फ्री रिजर्व्स का क्या करना है। क्या हमें इनको रिटेन करके ही रखना है या फिर क्या हमें इनके बदले में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है इनसे? क्या करना चाहते हैं हम इस नेट वर्थ का, क्या हम इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, वो बेसिकली आता है इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे आगे भी क्या लिखा है? एलोकेशन ऑफ स्कार्स कैपिटल रिसोर्सेज अमंग्स द कॉम्पीटिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है वो अपन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। सो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद टेकिंग दीज थ्री की फाइनेंस डिसीशंस। तीन इसमें मेन फाइनेंस डिसीशंस, फाइनेंशियल डिसीशंस आते हैं। कौन कौन से हैं मेन फाइनेंशियल डिसीशंस? तो आप ऊपर इस डायग्राम में देखें तो आपको पता चलेगा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के अंदर कि ये तीन यहाँ पे डिसीशंस आपको लेने पड़ते हैं। पहला डिसीशन आपका होता है इन्वेस्टमेंट डिसीशन, दूसरा डिसीशन आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीशन, और तीसरा डिसीशन होता है आपका डिविडेंड डिसीशन। ये कैसे वर्कआउट करता है? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहाँ, वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, राइट।
कहाँ पर आप अपना पैसा डालोगे, कौन से कैपिटल एसेट्स आप खरीदो जिससे आपकी वैल्यू एनहांस हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तो हमेशा याद रखिएगा आपका जो फोकस होना चाहिए या जो आपका एम होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, प्रॉफिट या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जो इन्वेस्टमेंट मुझे ये अचीव करने में हेल्प करे वहाँ पर मुझे अपना पैसा लगाना है, ठीक है। सो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम आए फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर। तो फाइनेंस डिसीजन के ऊपर हमें ये पता लगाना होता है पैसा आप कहाँ से लाओगे, जो आपका पैसा है वो आप कहाँ से लाओगे, फ्रॉम वेयर विल यू गेट द मनी। फाइनेंसिंग डिसीजन में यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम वेयर विल यू गेट द मनी, उसका कॉस्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपका आता है फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर। तीसरा जो डिसीजन है आपका वो डिविडेंड डिसीजन है। इसमें आप डिसीजन लेते हो अबाउट द रिटेन्ड प्रॉफिट्स, यानी जितना आपने प्रॉफिट कमा लिया है क्या आप उसको रिटेन करके रखना चाहते हो, उसमें से कितना गिव आउट करना चाहते हो, डिविडेंड कितना दोगे। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जिनका इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में है उनको आप कितना रिटर्न देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, वो डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर होता है। कुछ कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, कुछ कम डिविडेंड देती हैं। तो आप अपना प्रॉफिट रिटेन कर कर अपनी ही कंपनी में कुछ री इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपका डिविडेंड डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि आप ज़ीरो डिविडेंड्स देकर उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप कुछ डिविडेंड देना चाहते हो। दैट इज़ नोन एज द डिविडेंड डिसीजन। अब ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं, तो अगर अपन देखें इसको तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करेगा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन डिपेंड करेगा आपका डिविडेंड डिसीजन पर। कैसे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है और उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए। कितना अमाउंट चाहिए तो मैं फ़िनांस की तरफ देखूंगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। फ़िनांस देखेगा डिविडेंड डिसीजन के ऊपर, क्या हम अपना कमाया हुआ प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर हम अपना कमाया हुआ प्रॉफिट अभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारे पास फाइनेंस की कम अवेलेबिलिटी रहेगी और हमें बाहर से ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा। ओके। अब डिविडेंड डिसीजन का दूसरा एस्पेक्ट देखें कि क्या हम डिविडेंड अभी देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो हमारे रिटेन प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, हम बाहर से कम बोरो करेंगे और उस हिसाब से हमारा टोटल जो अमाउंट होगा वो हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों डिसीजंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब अपन एक बार डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें कि अलग अलग डिसीजंस के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट important component of the financial strategy. In course of the business, the available finance with the business is usually limited, but the opportunities to invest are plenty. मतलब काफ़ी जगहें हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन हमारे पास जो फाइनेंस है दैट इज़ limited. Hence, the finance manager is required to access the profitability or return of various individual investment decisions and choose a policy which ensures high liquidity, profitability of an organization. मतलब finance manager के पास in plenty of investment opportunities होती है. What he has to do is to find a suitable investment पोर्टफोलियो, कहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, जिस पोर्टफोलियो में या जहाँ पर भी जिस भी इन्वेस्टमेंट एरिया में ज़्यादा लिक्विडिटी हो और प्रॉफिटेबिलिटी हमें इजीली मिल पाए, वो वाला हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो हमको प्रायोरिटाइज़ करना है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ लगाएं। इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नोन एज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, दो वो शॉर्ट टर्म होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, आप एसेट क्रिएशन पर ध्यान देते हो, वो होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जब आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बात कर रहे हो तो दैट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशंस। वर्किंग कैपिटल कैसे ऑपरेशन से रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म के होते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू डेली ऑपरेशंस, क्योंकि ये हर साल में चेंज होते हैं। बेसिकली इसलिए जब आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हो तो वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहलाता है, और जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हो यानी एसेट क्रिएशन की, तो वो कहलाता है आपका कैपिटल बजटिंग। नॉर्मली ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए आपको बैंक से अकाउंट्स जो खुलते हैं वो होते हैं ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट। ठीक है, ये फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं। और वैसे ही एसेट्स के लिए जो आप लेते हो दैट इज़ नोन एज द टर्म लोन और ऑल्सो कॉल्ड एज द टीएल।
ओके, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में होता है, उसका टेन्योर नॉर्मली 5 टू 7 ईयर्स तक चलता है, जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स देकर जो है लोन रीपे करते रहते हो। So capital budgeting, it is the process of making investment decisions in capital expenditure. Capital expenditure में जब आप investment करते हो, that is capital budgeting यानी assets में, benefits of which are expected over a long period of time exceeding a year. एक साल से ज़्यादा तक जब आपको benefits मिलते हैं, that is capital budgeting. Investment decision should be evaluated in terms of expected profitability, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड द रिस्क एसोसिएटेड। तो 3 फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे कि आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा यानी कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होंगे, एंड रिस्क क्या होगा इसके अंदर अगर पैसा डूब गया तो ये तीनों चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। द डिसीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट्स, एक्सपेंशन ऑफ द प्रेजेंट यूनिट्स एंड रीएलोकेशन ऑफ फंड्स। तो नए यूनिट सेटअप करने पे, क्रिएशन करने पे, मैंने कहा ही था ना क्रिएशन करना पड़ेगा यहाँ पर एसेट्स का। सो न्यू यूनिट सेटअप करने पे, या फिर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, नए एसेट्स एडअप कर रहे हो, अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस को आप एक्सपैंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, न्यू मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से जब आप कोई डिसीजंस लेते हो, दे आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म डिसीजंस। इट इज़ रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग्स द कैश एंड इक्विवेलेंस एंड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर वही होगा कि कितना कैश अंदर आने वाला है, रिसीवेबल कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, और कितना कितना हमको लोगों को पे करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल डिसीजन। Such decisions is influenced by the trade-off between the liquidity and profitability. Proper working capital management policy ensures high profitability, proper liquidity and sound structural health of the organization. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी जो होती है, उससे क्या होता है, इट इंश्योर्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉपर लिक्विडिटी एंड साउंड स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुझे एक शॉर्ट लाइन में कहना हो तो कहाँ का पैसा कहाँ से निकाल कर कितने शॉर्ट टर्म में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपकी ये थिंकिंग प्रॉपर है तो आप प्रॉपर तरीके से अपना बिजनेस रन कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल, काफ़ी बैंक्स जो हैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी कवर करने के लिए आपको फाइनेंसेस देते हैं और उसके ऊपर आपसे कॉस्ट भी चार्ज करते हैं। अगर मेरा कोई डिसीजन है जो मुझे लेना है, कहीं से मेरे पैसे आने बाकी हैं, रिसीवेबल्स हैं, पहले मैं कोशिश करूँगा कि रिसीवेबल्स को चेज़ कर पाऊँ। रिसीवेबल्स को चेज़ करना मेरा पहला मतलब क्यों होगा, क्योंकि मेरा खुद का पैसा अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर पाऊँ तो वहाँ पर मुझे कॉस्ट कम से कम लगेगी, राइट? तो मेरा पहला डिसीजन होगा कि मैं अपने रिसीवेबल्स को चेज़ करूँ। रिसीवेबल्स को चेज़ करने के बाद मेरा दूसरा डिसीजन होगा, जो मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है मैं कोशिश करूँ कि इसको सेल आउट करूँ ताकि यहाँ से पैसे जनरेट हो पाएँ, एंड दैट टू ईज़ी जनरेशन हो यानी कैश सेल ज़्यादा हो। तो मैं ये कोशिश करूँगा। सेकंड मेरा डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कॉस्ट कम से कम लगनी है। तीसरा मेरा डिसीजन होगा कि अगर यहाँ से मुझे पैसे इन 2 स्टेजेस से नहीं मिल पा रहे, फिर मैं बोरोवेल की तरफ देखूँगा कि कहीं कोई ऐसा मोड अवेलेबल है जहाँ पर जो मेरी कॉस्ट है वो कम से कम लग रही है, तो मैं वहाँ से बोरो कर लूँगा। बोरो करते साथ ही जहाँ मुझे पैसा देना था वहाँ दूँगा, और फिर से अपने रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री को चेज़ करना स्टार्ट करूँगा। रिसीवेबल से जितना जल्दी हो सके पैसा निकलवाऊँगा और अपने लोन को पहले पे ऑफ कर दूँगा ताकि मेरा कॉस्ट सेव हो जाए। तो इस तरीके से जब आप डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हो तो आपको अपने आप डिसाइड करना पड़ता है कि आपके बिज़नेस में कितनी कॉस्ट कहाँ-कहाँ लग रही है और आप उसको कैसे सेव कर सकते हो, किस तरीके से आपको अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल चलाना है सो दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर बिज़नेस। तो वो आता है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, ठीक है? देन वी हैव द फाइनेंसिंग डिसीजन। अगेन फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने आपसे कहा ही था, आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ से हमें पैसा रेज करना है। सो वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स हैज़ बीन एस्टिमेटेड, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कहाँ से हम ये बोरो करना चाहते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपका आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। The manager should try to maintain a balance between debt and equity so as to ensure minimized risk and maximum profitability to the business. यहाँ पर आपको डेट इक्विटी रेशियो को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो डेट है यानी आउटसाइड बोरोइंग्स है वो ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ती जाए और आपकी जो इक्विटी है वो उसको कवर ना कर पाए, राइट? यानी सेल्फ ओन रिटेन फंड्स जो है वो उनको कवर ना कर पाए। सो आपको ये कोशिश करते रहने पड़ेगी कि आप
डेट में यानी आउटसाइड बोरोअर्स में और सेल्फ इक्विटी में एक बैलेंस बनाते हुए चलें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इक्विटी का यूज़ करें, डेट तब यूज़ करें जब आपकी रीपे करने की भी क्षमता हो, तब आप डेट का इस्तेमाल करें। तो इस हिसाब से आपको डेट इक्विटी को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। वो आता है आपका फाइनेंस डिसीजन के अंदर। तीसरा आता है आपका डिविडेंड डिसीजन, जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको अभी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन पे आउट करना भी है या नहीं, या सारा का सारा जो है रिटेन करके रखना है अपने इक्विटी के अंदर। सो द थर्ड एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंस इंक्लूड्स डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एज अ रिवॉर्ड। ये मार्क करेगा एज अ रिवॉर्ड टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, क्योंकि किसी भी बिजनेस में पैसा डालना तो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस चले या नहीं चले, वी आर अनश्योर अबाउट इट। तो उस रिस्क को बेयर करने के लिए जो हम लोगों को रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, दैट इज नोन एज द डिविडेंड. It is basically concerned with deciding as to how much part of the profit will be retained for the future investments and how much part of the profit will be distributed among the shareholders. कितना retain होगा, how much to be retained and how much to be distributed. High rate of dividend ensures higher wealth of the shareholders and also increase the market prices of the shares. Influences on the financial strategy. अब ये dividend decision का influence कैसे होगा? Businesses may be reluctant to obtain extra funds due to a variety of reasons such as fear of loss of control, fear of equity not getting subscribed, fear of inability to service its debts, tax shields, not having enough asset base to provide as security or to maintain a good rating, etc. Therefore, the manager must keep in mind such factors before to make a trade-off for finance. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं व्हेन यू टेक अ लोन फ्रॉम द मार्केट। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहला तो आपकी बैलेंस शीट पे पड़ जाता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है, क्योंकि आपको इसका कॉस्ट भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट भी आपको करनी है। फ्यूचर में क्या होगा, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। अगेन टेकिंग अ फाइनेंस इज़ अ रिस्की बिजनेस, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस चले ना चले, यू नेवर नो। चल गया तो आप रीपे कर पाओगे, नहीं चला तो आप रीपे नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये, अगर रीपे नहीं कर पाओगे तो आपको आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो ख़राब होगी। क्रेडिट रेटिंग ख़राब होगी तो मतलब आपका रेपुटेशन ख़राब होगा। रेपुटेशन ख़राब होगा तो शेयर्स की वैल्यू नीचे गिरेगी। शेयर्स की वैल्यू नीचे गिरेगी तो आपके बिज़नेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। सो इट इज़ अ वेरी रिस्की बिज़नेस। सो यू हैव टू need to have a really good frame of mind, and you need to take your financial decisions carefully, because in the long run they are going to affect your business in a very big way. Okay, so although the basic decisions of finance, three types of decisions, that is investing, financing and dividend decisions, but they are interlinked with each other in a way. This is so because the main aim of all three decisions is profit maximization and wealth maximization of the shareholders. तो मैंने आपसे कहा ही था कि इनका जो मेन एम है, दैट इज प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द shareholders. In order to make an investment decision such as investing in some major projects, the first thing is the finance available to make the investment. Finance decision is also a function of the dividend decision. The more dividend distribution, the more the dependency on external sources to raise the finance and vice versa. तो मैंने आपसे कहा ही था, जितना आप डिविडेंड पे आउट कर दोगे उतना रिटेंशन कम होगा, और जितना रिटेंशन कम होगा उतना ही ज़्यादा मनी आपको बाहर से बोरो करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन डिपेंड करेगा डिविडेंड डिसीजन पर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करेगा फाइनेंस डिसीजन पर, और डिविडेंड डिसीजन भी डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट पर कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, रिटेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक तो है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्योंकि अभी तक अपन ने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जो है वो कवर कर लिया है, उसके अंदर कंपोनेंट्स भी अपन ने कर लिए, और मतलब जो जो कंपोनेंट्स आपको देखने होते हैं, और साथ ही साथ अपन ने तीन इंटरलिंक डिसीजंस इसके अंदर जो होते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस, वो भी अपन ने कवर किए हैं। ओके, अब अपन आगे अगली स्ट्रैटेजी के ऊपर चलें, दैट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो मेन इसके अंदर होता है, ये होती है आपकी पोजीशन ओरिएंटेड, कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो
ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको बता देती है कि आपकी पोजीशन इस समय क्या है, व्हाट इज़ योर पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटर्स। आप कितने ऊपर हो या कितने नीचे हो, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको बता देती है। सो फॉर्मुलेशन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ द मीन्स बाय विच अ फर्म इज़ इफेक्टिवली एबल टू डिफरेंशिएट itself from its competitors by capitalizing on its strength। मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से कितना आगे निकलना है और अपनी स्ट्रेंथ्स का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप आगे निकल पाओगे, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताती है। तो मैंने कहा ही था आपसे, इट इज़ पोजीशन ओरिएंटेड। तो आपकी मार्केट में पोजीशन क्या है, कॉम्पिटिटर्स से कितनी डिफरेंशिएटेड है, क्या आप में एक ऐसी खास बात है कि लोग आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस बेस पर डिसाइड होती है। टू प्रोवाइड कंसिस्टेंटली बेटर वैल्यू टू इट्स कस्टमर्स दैन इट्स कॉम्पिटिटर्स। हम अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ, उनका प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइज़ कर पाएँ, ये तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है ही, विजन मिशन है ही। तो हमें इस चीज़ के लिए अपने आप को कैसे अलग से स्टैंड आउट करना है, कैसे अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करेगा। Marketing strategy is a long term, forward looking approach for attaining sustainable competitive advantage. Very important line, please mark this। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, it is a long term, forward looking approach for attaining sustainable competitive advantage। Important term, sustainable competitive advantage। It involves an analysis of the company's existing strategic situation before the formulation, evaluation, and selection of market oriented competitive position that contributes to the company's goals and marketing objectives। आपकी करंट स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम कर रही है, इवैल्यूएशन क्या हुआ, इवन इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले भी जो आपकी स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है वो बता सकती है कि आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो मार्केट वाइज आपकी पोजीशन कहाँ तक जा सकती है या क्या हो सकता है। तो इस चीज़ में जो इवैल्यूएशन में हेल्प करे आपको, दैट इज़ नोन एज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू योर पोजीशन। डेफिनेशंस ऑफ मार्केट स्ट्रैटेजी, यानी मार्केट स्ट्रैटेजी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, तो अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस दी गई हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज द, it lays out the target marks and value proposition that will be offered based on an analysis of the best market opportunities, an overriding directional concept that sets out the planned path, यानी आप कहाँ जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, essentially a formula for how a business is going to complete, what its goals should be and what policies that will be needed to carry out these goals। तो मैंने आपसे कहा ही था, कहाँ जाना चाहते हो, हाउ यू विल गो, हाउ कैसे जाना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ये सारा का सारा आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो माइकल पोर्टर की डेफिनेशन है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इन शॉर्ट, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग आंसर्स 3 W's। इसके अंदर 3 W's जो हैं आपके मेन कवर होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, इन 3 W's के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आर द 3 W's दैट आर कवर्ड इन दिस? विच मार्केट्स टू कॉम्पीट इन, यानी आपका सूटेबल मार्केट कौन सा हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपका टारगेट ग्रुप पर, यानी टीजी। आप कौन सी ऑडियंसेस या कौन से कस्टमर्स को टारगेट करते हो। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ फर्म्स कॉम्पिटिटिव, यानी किस तरीके से आप कंपटीशन हैंडल करोगे, क्या है आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। एंड व्हेन टू compete, कब आपको इसको कवर करना है, कब आप इसके अंदर जो है compete, यानी किस कब, when is the right time to compete, that is also very important। तो 3 W कौन से हो गए, which, what and when। which यानी विच मार्केट्स टू compete it, आपका टारगेट ग्रुप क्या है, कौन सा मार्केट है आपका, वो पता होना चाहिए। किस बेसिस पे आप इसमें कॉम्पीट करोगे, यानी कौन सी आपकी स्ट्रैटेजी है जिनके बेसिस पे आप कॉम्पीट करोगे, और कब आप कॉम्पीट करना स्टार्ट करोगे। दीज आर ऑल द 3 W's दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अंदर अपन को करना है जो है स्ट्रैटेजिक गैप। स्ट्रैटेजिक गैप इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर डेलिबरेट स्ट्रैटेजी एंड इनएडवर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो डेलिबरेट स्ट्रैटेजी और इनएडवर्टेंट स्ट्रैटेजी के बीच में जो गैप है वो आपको कवर करना पड़ेगा, दैट इज़ द स्ट्रैटेजिक गैप। और ये स्ट्रैटेजिक गैप जो है आपका स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग के अंदर आता है। सो लेट अस रीड व्हाट स्ट्रैटेजिक गैप इज़ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रैटेजिक गैप आपको क्या कहना चाहता है। The strategic gap, marketing strategy involves mapping out the company's direction for the future
be it 3, 5 or 10 years. It involves carrying out a 360-degree review of the firm. ओवरऑल रिव्यू आपको करना पड़ेगा फर्म का and its operating environment with a view to identify new business opportunities that the firm could potentially leverage for competitive advantage. Strategic planning may also reveal market threats that the firm may need to consider for the long-term sustainability. यानी यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में हेल्प कर सकती हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर पोजीशन में ला सकती हैं। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहना पड़ेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ आपको अपनी थ्रेट्स को भी ध्यान में रखना है कि अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं तो वो करने में थ्रेट क्या है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। Strategic planning is concerned with identifying the business opportunities that are likely to be successful and evaluates the firm capacity to leverage such opportunities. It also seeks to identify the strategic gap, that is the difference between where the firm is currently situated and where it should be situated for sustainable long term growth. यानी ये जो strategic gap है आपका, ये आपकी present और future इन दोनों में जो फ़र्क आएगा दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक गैप। आप अभी कहाँ खड़े हो दैट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन और आप कहाँ जाना चाहते हो दैट इज़ द फ्यूचर सिचुएशन। तो इन दोनों के बीच में जो फ़र्क आ गया दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक गैप और इसी स्ट्रेटेजिक गैप को कवर करना है आपको, क्योंकि आप फ्यूचर में कहीं पहुँचना चाहते हो तो वहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्या करना है, क्योंकि प्रेजेंट पोजीशन आप जहाँ पर हो और फ्यूचर की आपकी पोजीशन काफ़ी आगे है, तो इस गैप को कैसे कवर करना है ये आप कवर इस स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर आप कवर करते हो। मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पर अपन को मार्केट पोजीशंस के बारे में पढ़ना है एंड उनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को देखना है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट पोजीशन, फर्म्स में बी क्लासिफाइड एज मार्केट लीडर्स, मार्केट चैलेंजर्स, मार्केट फॉलोअर्स और मार्केट नीशर्स। अलग अलग टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अपन एक एक करके पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला है मार्केट लीडर। मार्केट लीडर इज़ द वन हु कंट्रोल सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। ऐसा बंदा जिसके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर हो यानी मैक्सिमम मार्केट शेयर हो। द गोल ऑफ अ मार्केट लीडर इज़ टू रीइंफोर्स their prominent position through the use of branding or to develop and maintain their corporate image and to restrict the competitor's brand। ये क्या करना चाहते हैं, इनकी जो प्रोमिनेंट पोजीशन है उसको ये मेंटेन करना चाहते हैं बाय द यूज़ ऑफ ब्रांडिंग, यानी प्रॉपर ब्रांडिंग आप करो, आप अपना ब्रांड वैल्यू बिल्डअप करो। ब्रांड वैल्यू बिल्डअप करने का मतलब क्या होगा, आप कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी दो और उसके साथ ही साथ आपकी कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ेगी क्योंकि लोगों को आपकी ब्रांड वैल्यू समझ में आने लगेगी, उनको आपका क्वालिटी कमिटमेंट समझ आने लगेगा कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं क्वालिटी ओरिएंटेड होते हैं, दे आर अवेलेबल एट गुड प्राइसेस एंड ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो उस तरीके से आपकी जो है ब्रांड वैल्यू डेवलप होने लगती है। इस ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करना, कॉम्पिटिटर्स से बचाना, कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड को रिस्ट्रिक्ट करना और अपनी कॉर्पोरेट इमेज मेंटेन करना, ये सब मार्केट लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज मार्केट लीडर अब अपने ब्रांड की तरफ से काफ़ी अच्छी पोजिशन में आ जाता है। नाउ इट्स point is to maintain that leadership position because he is at the top. Market leaders may adopt unconventional or unexpected approaches to building growth, and their tactical responses are likely to include product proliferation, diversification, multi branding, erecting barriers to entry, vertical and horizontal integration and corporate acquisitions। तो ये अपन कंपटीशन एक्ट में भी करे हुए हैं सारे टर्म्स कि ये किस तरीके से अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा आता है मार्केट चैलेंजर। मार्केट चैलेंजर होल्ड्स द नेक्स्ट हाईएस्ट मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री। लीडर की नेक्स्ट जो होगा दैट इज द मार्केट चैलेंजर, फॉलोइंग क्लोजली द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर, फॉलोइंग क्लोजली द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर। Their market posture is generally offensive because they have less to lose and more to gain by taking the risk. They will compete neck to neck with the market leader in an effort to grab their market share. Their overall strategy is to gain market share through product, packaging, and service innovations or a new market. तो किस तरीके से ये मार्केट लीडर है उसके ये बिल्कुल नीचे होते हैं, मतलब
जस्ट नेक्स्ट टू मार्केट लीडर इज़ द मार्केट चैलेंजर। इनकी सेकेंड बेस्ट पोजीशन होती है और इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू बी द लीडर, यानी लीडर को पिछाड़ने का इनका बहुत सही ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है। ये करने के लिए ये लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि इनके पास खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है बट गेन करने के लिए बहुत कुछ है, इफ़ दे आर विलिंग टू टेक द रिस्क, राइट। कमिंग ऑन द टॉप हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस। तो अगर आप टॉप पर आते हो, उसके लिए आप भले ही कितनी मेहनत कर लो, आपके पास बहुत कम चीज़ें हैं लूज़ करने के लिए, लेकिन यू हैव अ वेरी वेरी मच वेरी बिग थिंग टू गेन, क्योंकि आप टॉपर कहलाते हो। तो उस हिसाब से ये लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम द मार्केट लीडर। ये नेक टू नेक कंपटीशन करते हैं मार्केट लीडर के साथ, और जो इनकी ओवरऑल पॉलिसी होती है दैट इज़ टू बिकम द लीडर, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पैकेजिंग और सर्विस इनोवेशंस में होती है। यानी कुछ नया लेकर आने का या प्रॉपर तरीके से उसको पैकेज, यानी टू क्रिएट एन ओवरऑल प्रोडक्ट पैकेज सो दैट पीपल कैन नॉट रेजिस्ट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो उस हिसाब से ये लोग अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है मार्केट फॉलोअर। फॉलोअर्स आर जनरली कंटेंट बाय टेकिंग अ बैक सीट एंड फॉलो द पॉलिसी of wait and watch. They rarely invest in their own funds in research and development and sit and relax to watch the market leaders to bring out novel and innovative products and afterwards adopt a Me Too approach. Their strategy is to maintain their market position by preserving existing customer base. Their strategy is to maintain steady profits by controlling the cost. तो मार्केट फॉलोअर्स जो होते हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि वो फॉलो करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स को। जो भी ट्रेंड सेट हो जाता है बाय द मार्केट लीडर्स, मार्केट फॉलोअर्स जो है वो उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं एंड दे अडॉप्ट अ मी टू अप्रोच, यानी कि अगर टॉपर ने ऐसा किया तो हम भी वही करेंगे, भले ही फिर उससे हमारा रिजल्ट जो है एवरेज है, बट वी आर नॉट विलिंग टू मेक एनी काइंड ऑफ इनोवेशंस और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड फर्दर डेवलपमेंट। हम सिर्फ वही फॉलो करते जा रहे हैं, वी आर कंटेंट। हम जहाँ पर हैं वी आर कंटेंट, और हम उससे आगे बढ़ने का ऐसा हमारा कोई जो है इंटेंट नहीं है। अगला है मार्केट नीशर। मार्केट नीशर occupies a small niche in the market in order to avoid neck to neck. Their objective is to build strong ties with the existing customer base and to develop a strong loyalty with them. Their strategy is to develop and build smaller segment and protect it. Tactically, niches are likely to improve the product or service offering, leverage cross-selling opportunities, offer value for money, and build relationships through superior and after-sale service, service quality, and other related value-adding activities. तो मार्केट नीशर क्या होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव होता है दैट दे हैव टू ऑब्टेन अ नीश इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, यानी कोई पर्टिकुलर मार्केट एरिया होगा उसमें वो नीश लेना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर कस्टमर बेस होगा उसमें वो टॉप पे आना चाहते हैं। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर नोन एज मार्केट नीशर्स। नीश किसे कहते हैं, देन यू हैव व्हेन यू हैव अ वेरी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स। जब आपके पास नीश होती है दैट मीन्स यू आर स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज नोन एज अ नीश। ओके, सो मार्केट नीशर्स क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट में या किसी कस्टमर बेस में, एक पर्टिकुलर कस्टमर इनका बेस होगा उसमें ये परफेक्ट है, दे हैव द नीश इन दैट एंड दे विल कंटिन्यू टू हैव दैट। हाँ, अगर ये लोग सोच लें दैट दे वांट टू अचीव मोर एंड दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, देन दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इनका जो स्पेशलिटी है दैट इज़ बीइंग नीश इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर कर आगे आ सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे चारों को ऐसे ही एक्सप्लेन करना हो जनरली एग्जाम्पल देकर और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, तो अगर आप अपनी क्लास की ही बात ले लें तो आपकी क्लास में एक होता है टॉपर जो कि हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, ऑल राउंडर जिसे कहते हैं, सो दैट इज़ द लीडर, दिस इज़ द टॉपर। देन आता है मार्केट चैलेंजर, ये है वो बच्चा जो हमेशा सेकंड आता है, रनर अप भी जिसे कह सकते हैं। तो ये बहुत कोशिश करता है कि ये टॉपर की जगह पर आ सके। फिर आते हैं आपके एवरेज स्टूडेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो। फिर आते हैं नीशर्स, यानी जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, दे स्कोर द हाईएस्ट इन दैट सब्जेक्ट बट ओवरऑल इतना केयर नहीं करते, सो दे आर वेरी गुड इन वन सब्जेक्ट, सो दे आर द नीशर्स। तो क्या अगर आप इन चारों को एनालाइज भी करो तो टॉपर का बिहेवियर कैसा होता है, ही वॉन्ट्स टू कम
फर्स्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड अचीव ओवरऑल टॉप रिजल्ट मतलब परसेंटेज वाइज उसका सबसे ज़्यादा आता है। देन इज़ द सेकंड रनर अप और द सेकंड हु कम सेकंड द क्लास, उसका क्या कोशिश होता है कि वो टॉप पर आ सके, और वो करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। उसके पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि सेकंड रैंक ऑलरेडी है, पर हाँ फर्स्ट आएगी तो गेन करने के लिए बहुत कुछ है। सो दैट पर्सन इज़ द चैलेंजर। फिर आते हैं एवरेज स्टूडेंट जो कि कंटेंट हैं कि पास हो गए तो हो गए, बस इतना काफ़ी है उनके लिए। एंड फिर आते हैं मार्केट नीशर्स जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, उस सब्जेक्ट में टॉप आते हैं लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में रेगुलर हैं, तो वो कहलाते हैं मार्केट नीशर्स। अगर वो कोशिश करें उतना ही एफर्ट बाकी सब्जेक्ट्स में भी डालें, देन दे कैन ऑल्सो कम टू द टॉप। ठीक है, तो समझ आया आपको चारों टर्म्स का मतलब? अब अपन आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। A key aspect of marketing strategy is to keep the marketing consistent with the company's overarching mission statement. Strategies often specify how to adjust the marketing mix. Firms can use tools such as marketing mix modeling to help decide how to allocate the scarce resources as well as how to allocate the funds across a portfolio of brands. तो ये टूल जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज फर्म्स कैन यूज टूल सच एज मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग। इसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना, एज वेल एज पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स जो आपके पास है उसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट डालना है, ये आप इससे कर सकते हो। इन एडिशन फर्म्स कैन कंडक्ट एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड टारगेट मार्केट एनालिसिस। तो इसके अलावा आप ये सारे एनालिसिस भी कर सकते हो, दैट इज़ परफॉर्मेंस एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड टारगेट मार्केट एनालिसिस। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि अब अपन ने मार्केटिंग से रिलेटेड भी जो स्ट्रैटेजी है उसको कवर कर लिया है। अगली जो आपकी स्ट्रैटेजी आती है दैट इज़ रिलेटेड टू द एंट्री, यानी एंट्री स्ट्रैटेजीज। एंट्री स्ट्रैटेजीज जो है आपका डिसाइड करता है कि आप अगर मार्केट में आ रहे हो तो किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंस बना सकते हो, दैट इज़ रिलेटेड टू द एंट्री स्ट्रैटेजीज, और वही अपन को अब एंट्री स्ट्रैटेजीज के अंदर कवर करना है। एंट्री स्ट्रैटेजीज में अपन को देखना है कि मार्केट में एंट्री करते टाइम, यानी किस टाइम पे आप एंट्री कर रहे हो, वो किस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकता है, वो एंट्री स्ट्रैटेजीज के अंदर अपन देखने वाले हैं। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में डिफर depending upon the unique situation of the individual business. According to Lieberman and Montgomery, every entrant into a market, whether it is new or not, is classified under a market pioneer, close follower or a late follower. तो सबसे पहला है पाइनियर्स। पाइनियर्स क्या होते हैं? दे आर द फर्स्ट एंट्री पीपल इन द मार्केट, यानी ये लोग सबसे पहले जो है मार्केट में एंटर करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है इनका हो सकता है, जो सबसे फर्स्ट एंट्री लेते हैं, फर्स्ट एंट्रीज वाले जो होते हैं, दे आर नोन एज द पाइनियर्स। मार्केट पाइनियर्स आर नोन फॉर एन इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो पहला ही नया प्रोडक्ट होगा, समथिंग दैट इज़ न्यू, एंड ये लोग पहले प्लेयर होंगे उस प्रोडक्ट के अंदर, रिजल्टिंग इनटू सम अर्ली एंट्री मार्केट शेयर एडवांटेजेस दैन द फॉलोअर्स. As they have the first mover advantage, pioneers must ensure that they are having at least one or more three primary sources. इनके पास कम से कम एक या इनमें से या तीनों के तीनों प्राइमरी सोर्सेज होना ज़रूरी है। दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, प्रीएम्पशन ऑफ एसेट्स और बायर स्विचिंग कॉस्ट। अब ये तीनों होते क्या हैं अपन डिटेल में पढ़ें। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप मीन्स गेटिंग और गेनिंग एन एडवांटेज थ्रू आइदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट or the learning curve for using the research and development as a key point of selling। मतलब इनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज तो होगा ही, क्योंकि ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद ही प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना भी पैसा लगा होगा, इन्होंने लगाया होगा, उसके साथ ही इनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट है और नए प्रोडक्ट के जो फाउंडर है वो ही ये लोग हैं। सो बेसिकली किस तरीके से प्रोडक्ट काम करेगा, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी नीडेड है, तो वो सब इनके पास रहेगा ही। तो देयरफॉर दे हैव अ टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये लोग टेक्नोलॉजिकली जो है आगे होंगे। उसके बाद प्रीएम्पशन ऑफ एसेट्स। प्रीएम्पशन ऑफ एसेट्स कैन हेल्प गेन एन एडवांटेज थ्रू अक्वायरिंग स्कार्स एसेट
within a certain market and allowing the first mover to be able to have control of the existing assets rather than those that are created through new technology. तो प्रीएम्पशन ऑफ एसेट्स इनके पास कैसे रहेगा, क्योंकि ये नए एंट्रेंट्स हैं मार्केट के अंदर, तो जो भी स्कार्स एसेट होंगे दैट इज़ दे आर विद द एसेट्स दैट आर अवेलेबल इन लेसर क्वांटिटी, ये लोग उन एसेट्स को अक्वायर करना स्टार्ट कर लेंगे। और सिंस दे आर द फर्स्ट प्लेयर्स, तो इनको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी उन एसेट्स की, तो ये लोग उन एसेट्स को अक्वायर कर लेंगे। इनके लिए स्कारसिटी नहीं होगी, बट जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो आगे आने वाली एंट्रीज़ हैं, उनके लिए स्कारसिटी हो सकती है एसेट्स की, क्योंकि ये लोग जो है एसेट्स को अक्वायर करना स्टार्ट कर देंगे। तो देयरफॉर दे हैव अ प्रीएम्पशन ऑफ एसेट्स, यानी इनके ऊपर एक पहला हैंड होता है, इनके पास पहला हैंड होता है ऑन द एसेट्स दैट आर अवेलेबल, सो दे कैन अक्वायर द एसेट्स फर्स्ट। देन वी हैव द बायर स्विचिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर बायर स्विचिंग कॉस्ट की जब आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ये है कि बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है और बायर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो दे विल हैव टू कम एंड बाय योर प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो आपको कहीं से बायर्स को पुल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मार्केटिंग में इतना इन्वेस्टमेंट जो है आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सो देयरफॉर बाय बीइंग द फर्स्ट एंट्रेंट, it is easy to avoid higher switching cost compared to the later entrants. For example, those who enter later would have to invest more expenditure in order to encourage customers away from the early entrants. It has been found that while pioneers in both consumer goods and industrial markets have gained significant sales advantage, they are at a disadvantage in terms of cost. यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है, they are at a disadvantage in terms of cost? क्योंकि आप पहले एंट्री हो मार्केट के अंदर, आपको पता है कि प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगने वाला है, और जो आप करते आ रहे हो उतना कॉस्ट लगने वाला है, आप लोगों से इतना चार्ज करने वाले हो, ये आपको पता है। लेकिन जो आपके फॉलोअर्स होंगे, यानी जो आपके बाद आएंगे, उनके पास एक एडवांटेज हो सकता है कि दे कैन कैरी आउट अ कॉस्ट रिडक्शन, और अगर वो कॉस्ट रिडक्शन लेकर आते हैं तो प्राइस रिडक्शन भी वो लोग ला सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास जो है टर्म्स ऑफ कॉस्ट में डिसएडवांटेज होता है कि आप कॉस्ट प्लानिंग पहले से नहीं कर सकते कि कॉम्पिटिटिव कॉस्ट प्लानिंग कितनी रखनी है, लेकिन आपके पास सेल्स एडवांटेज रहेगा क्योंकि आप पहले हो और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आपसे आकर ही जो है सामान खरीदेंगे। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव आर द क्लोज फॉलोअर्स, यानी अब जो पाइनियर्स के बाद आते हैं, दे आर नोन एज द क्लोज फॉलोअर्स एंड दीज आर एट द सेकेंड पोजिशन। और ये क्लोज फॉलोअर्स भी जो है दे आर ऑल्सो नोन एज द चैलेंजर्स, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था चैलेंजर्स के बारे में, कि ये लोग कोशिश करते हैं फर्स्ट पोजीशन में आने की, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द challengers. So close followers, if there is a profit potential in innovation introduced by the market pioneer, many businesses would step in offering the same product. Such people are more commonly known as the close followers. These entrants into the market can also be seen as challengers to the market pioneers and the late followers. तो ये चैलेंजर्स हो सकते हैं टॉपर्स के लिए, यानी मार्केट पाइनियर्स के लिए, और जो इनके बाद आने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये वैसे भी चैलेंजर्स हैं, क्योंकि इनके बाद आने वाले लोगों को इनको भी जो है इनका भी जो है सामना करना पड़ेगा। This is because early followers are more likely to invest in significant amount in product research and development than the later entrants. क्योंकि ये सेकेंड नंबर पर आ रहे हैं, तो ये लोग काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आएंगे और अपना बिजनेस जमाने की भी कोशिश करेंगे। यही लोग हैं जिनसे पाइनियर्स को कॉस्ट का खतरा हो सकता है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद हो सकता है ये कॉस्ट रिडक्शन लेकर आएँ। तो इनसे जो है पाइनियर्स को खतरा हो सकता है। इनके पास कॉस्ट एडवांटेज होती है क्योंकि दीज आर एट द सेकेंड पोजिशन एंड दे हैव अ वेरी गुड नैक, एंड दे व्हाट दे कैन डू इज they can invest in research and development, carry out proper research and development, and can carry out methods to reduce the production cost. उस हिसाब से इनकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो सकती है, प्राइसेस कम हो सकती है। दे कैन अट्रैक्ट पीपल और कस्टमर्स हु वर हैविंग दी ओनली प्रोडक्ट बिफोर द एंट्री, तो ये लोग अब उसका सब्सटीट्यूट दे सकते हैं एंड दे कैन अट्रैक्ट पीपल। तो इनके पास एक ये एडवांटेज होती है। ड्यू टू द नेचर ऑफ द अर्ली फॉलोअर्स एंड द रिसर्च टाइम बीइंग लेटर देन द मार्केट पाइनियर्स, डिफरेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड। कह रहे हैं ना, डिफरेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज आर यूज, मतलब जो पाइनियर ने स्ट्रैटेजी यूज़ करी, ये लोग अब उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करके ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। सो दे कैन यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजी आर यूज्ड एज अपोज टू दोज हु एंटर्ड द मार्केट इन द बिगिनिंग,
And the same is applied to those who are the late followers in the market. By having a different strategy, it allows the followers to create their own unique selling point. इनकी खुद की यूएसपी ये बना सकते हैं क्योंकि ये बाद में एंटर हो रहे हैं, सेकंड नंबर पर हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो. सो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी के थ्रू दे कैन डेवलप अ यूएसपी एंड परहैप्स टारगेट अ डिफरेंट ऑडियंस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द मार्केट पायनियर्स. तो ये जो लास्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये इसका क्रक्स है क्योंकि ये सेकंड नंबर पर आते हैं तो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी यूज़ कर कर ये लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. फिर आते हैं लेट एंट्रेंस जो कि बहुत बाद में आते हैं. दीज आर एट द थर्ड पोजिशन. जब मार्केट पूरा जम जाता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बाद एंटर करते हैं ये लोग, दैट इज एट द थर्ड पोजीशन, विच आर द लेट एंट्रेंस. दोज हु फॉलो आफ्टर द क्लोज फॉलोअर्स आर known as the late entrants. Late entrant has certain advantages such as ability to learn from their early competitors and improving the benefits and reducing the total cost. Late entrants के पास भी एक benefit होता है कि ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर सीख सकते हैं. ये लोग जो आपके पायनियर्स हैं और क्लोज फॉलोअर्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर सीख सकते हैं कि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, कौन सी स्ट्रैटेजीज इन्होंने अडॉप्ट करी, इनका सेल्स पैटर्न कैसा रहा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और उस बेसिस पर ही अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर सकते हैं. तो इनके पास एक बेनिफिट है कि दे हैव अ हिस्ट्री on which through which they can study and therefore improve their performance. This allows them to create a strategy that could essentially mean gaining the market share and most importantly staying in the market. उस हिसाब से ये लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं किस तरीके से ये अपने मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं और किस तरीके से मार्केट में टिक सकते हैं. In addition to this, markets evolve, leading to consumers wanting improvements and advancements on products. Late followers could have cost advantage over early entrants due to the use of product limitation. मैंने कहा ही था कि product limitation use करके जो late entrants हैं उनको आपको benefits हो सकते हैं. Late entry into a market does not necessarily mean that there is an advantage. There is a disadvantage when it comes to the market share. It depends on how marketing mix is adopted and the performance of the business. The requirements of individual customer markets are unique and their purchases sufficient to make viable the design of new marketing mix for each customer. If a company adopts this type of market strategy, a separate market mix is to be designed for each customer. Specific market mixes can be developed to appeal to most of the segments when market segmentation reveals the several potential targets. सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है वो आपकी एंट्री लेवल पर भी डिपेंड कर सकती है, इनफैक्ट मार्केट वाइज भी डिपेंड कर सकती है कि, और टारगेट कस्टमर वाइज भी डिपेंड कर सकती है कि टारगेट कस्टमर्स कौन है, मार्केट कौन सा है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी. ये सब इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो काफ़ी इजी है. एंट्री स्ट्रैटेजीज़ में इतना कुछ खास नहीं है. अगला जो है दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज़, यानी यहाँ पर आप एचआर स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हो कि ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है. इसको अपन कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा और इसको दोबारा से रीड करिएगा. जो लाइंस इंपॉर्टेंट है उनको मार्क कर लें सो दैट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, सो do till here and I will see you in the next video.